अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। वन शॉट लेक्चर सीरीज फिजिक्स की है और हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वन शॉट सीरीज़ का मकसद आपको लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटजी बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लास्ट वीक में, लास्ट डे में या लास्ट मिनट में मस्ट रिवाइज करनी है जो कि पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर हैं, और ताकि आपका एक थॉरो सा रिवीजन की एक ब्लूप्रिंट सा बन जाए। Anything that I will summarize within this lecture is according to PMDC syllabus, और अगर आप उसको छोड़ेंगे तो you will be missing out। अगर आप उसके अलावा कुछ और last minute revision में include करेंगे तो you will be wasting your time। हर टॉपिक के शुरू में मैंने PMDC के सिलेबस का स्क्रीनशॉट लगा दिया है अकॉर्डिंग टू इन एडिशन टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को किस किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है। साथ साथ हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते जाएंगे ताकि लास्ट मिनट में आपकी थोड़ी बहुत एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक हो गया? सो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में लिस्टेड है वो है स्टैटिक करंट। आपके सामने सिलेबस है पीएमडीसी का। स्टैटिक करंट में आपने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका? You should be able to describe the concept of static current। So हम पहले पढ़ेंगे करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैरियर्स डिफरेंट केसेस में कैसे होते हैं, और स्टैटिक करंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, और साथ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले करंट होता क्या है। करंट की एक तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और एक है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के हिसाब से जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर करंट है। ठीक हो गया? अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करें, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें मेजरमेंट भी हो, कोई ना कोई फार्मूला भी हो, साथ यूनिट भी हो, फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं करंट को वो भी हो, तो क्वांटिटेटिवली करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। आपके पास कोई कंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो मेटालिक वायर हो, वो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब भी हो सकती है। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी कंडक्ट करती है करंट को। सो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर आप ले लें, उसके अक्रॉस एक सेकंड में जितने कूलम चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी करंट। ठीक है? सो कूलम पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जितना भी फ्लो करे, जितने टाइम में फ्लो करे, उसको उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कूलम चार्ज एक सेकंड में, पर सेकंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है? अब चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया है। जब भी चार्ज फ्लो करता है, कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, सीपीसी होता है, जो कि उस चार्ज को कैरी करता है और फ्लो करता है, तो हम कहते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है। फॉर मेटालिक कंडक्टर्स वो चार्ज कैरियर क्या होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो हम कहते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हों, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, आपको पता हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर। मेटालिक कंडक्टर के केस में कौन सा चार्ज कैरियर है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा जो कि फ्लो हुआ है, और डिवाइड करेंगे कितने टाइम में फ्लो हुआ है, तो आप इस तरह भी करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज हाउ यू फाइंड आउट करंट। ये हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इसके अक्रॉस चार्ज क्यू फ्लो हुआ है, और चार्ज Q बेसिकली बराबर है N विच इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड E विच इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज Q आप फाइंड कर लेंगे और इसको टाइम पर डिवाइड करेंगे। इन केस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और कौन सा चार्ज कैरियर है। तो अगर कोई और चार्ज कैरियर होगा तो उसको भी आप इस N में शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टैंडर्ड डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज फ्लो करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से एनोड की तरफ चार्ज कौन लेकर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उसको भी इस एन में शामिल करेंगे। फिर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिस्चार्ज ट्यूब में कैनाल रेस भी होती हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं। वो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि कैथोड से एनोड की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एनोड से कैथोड की तरफ 10 मॉलिक्यूलर आयंस मूव कर रहे हैं कैनाल रेस की फॉर्म में, तो दोनों ने कैंसल आउट हो जाना है, जीरो करंट। ऐसा नहीं होता। आपने उसको भी शामिल करना है कि कितने पॉजिटिव आयंस इधर से इधर जा रहे हैं, उनके ऊपर हर पॉजिटिव आयन पर कितना चार्ज था। अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर आयन बेसिकली एक प्रोटॉन होगा, उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होगा। तो आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एनोड से कैथोड जा रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका N हो जाएगा। दिस विल बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑन वन कैरियर विच इज इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻⁹
और फिर आप डिवाइड करेंगे टाइम के ऊपर, तो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का करंट आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। चार्ज कैरियर्स की मैं बात कर चुका हूं। ऐसा सीपीसी जो जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, चार्ज कैरियर कहलाता है। अब मेटालिक कंडक्टर के केस में ये चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल के लैटिस में घूम रहे होते हैं। आप उनको कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू गेट इलेक्ट्रिक करंट। डिस्चार्ज ट्यूब के केस में कैथोड रेज की फॉर्म में वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, और मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं जो कि कैनाल रेज की फॉर्म में एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं, वो भी करंट फ्लो करवाते हैं। उनका करंट इस इलेक्ट्रॉनिक करंट को कैंसल आउट नहीं करता, ऐड अप होके हम टोटल करंट फाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन गैस हुई इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसका मॉलिक्यूलर आयन जो होगा वो H+ होगा, उसके ऊपर एक ही प्रोटॉन्स ही होंगे, वो उसके ऊपर एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होगा बट पॉजिटिव होगा, 1.6 × 10⁻⁹। अगर कोई और गैस है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, तो अब उसके ऊपर 2+ उसके मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे, तो हीलियम 2+ वो अल्फा पार्टिकल होगा, तो उसके ऊपर 2 टाइम्स ऑफ E का चार्ज है। फिर आपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के केस में डिपेंड करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एक और चीज है जहां पर हम करंट को डिस्कस कर सकते हैं, विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। वोल्टिक सेल कह सकते हैं या दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन एनी केस करंट फ्लो करता है। राइट नाउ हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अज्यूम किया हुआ है जिसमें नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है कैथोड और पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, और आपकी जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है जिसको पानी में मिला हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है। सो वो आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे ही आप बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव आयंस केटाइंस कैथोड के करीब हो जाएंगे, इसलिए कैथोड को कैथोड कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उसने केटाइंस को अट्रैक्ट करना है। ये केटाइंस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, एनाइंस एनोड के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो एनोड है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स एनाइंस, नेगेटिव आयंस होता उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। सो अब क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वायर से फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन जहां पर आकर इस पॉजिटिव आयन को मिल जाएगा, ये पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हो जाएगा। सो एनोड कैथोड के थ्रू क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं इनटू द सॉल्यूशन। एक और इलेक्ट्रॉन जहां से फ्लो करता हुआ आएगा, इस आयन को मिलेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन जहां से इस आयन को मिलेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरी साइड पर ये जो एनाइंस हैं जो कि एनोड के साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एडिशनल है वो एनोड को दे देंगे। तो यहां से इस साइड से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं। ये एनाइन आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन देगा खुद न्यूट्रल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बहकर फ्लो होकर वापस बैक इनटू द बैटरी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, यहाँ से वापस आते जाएंगे, यहाँ से सॉल्यूशन में एंटर होते जाएंगे, यहाँ से सॉल्यूशन से वापस आते जाएंगे। सो इस केस में चार्ज कैरियर कौन है, बेसिकली सॉल्यूशन के अक्रॉस जब करंट फ्लो हुआ है वो चार्ज कैरियर ये आयंस है, ठीक है। सो इन दिस केस केटाइंस एंड एनाइंस आर द चार्ज कैरियर्स। लाजमी नहीं है कि हर केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हो, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। स्टेडी करंट, बेसिकली उसका नाम क्या है, स्टेडी है, तो इसका मतलब है वो स्टेडी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। सो स्टेडी करंट इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स ना हो टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, उसमें अगर लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसी तरफ ही फ्लो करते रहें। ऑल्टरनेटिंग करंट में कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करते हैं, डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। लेकिन डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन को आपने कांस्टेंट रखना है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना शर्त नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये स्टेडी डायरेक्ट करंट है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट करंट है जिसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहती ही है लेकिन स्टेडी भी है, मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट है। सो एक स्टेडी करंट का आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस किस्म का मिलेगा, जिसमें करंट की वैल्यू मुसलसल देखें 2 वाले पॉइंट पर ही रह रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल स्टेडी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इस किस्म का उसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज इतना 3.2 माइक्रो एम्पियर।
आपको बताया गया है कि 20,000 इलेक्ट्रॉन्स पास होने में किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कितना टाइम लगेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NE/T। आपने ये T फाइंड करना है। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी पता है, करंट आपको बता दिया गया है। सो T विल बी इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय करंट विच इज 3.2 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो की जगह मैं -6 लिख दूंगा, ठीक है। तो 1.6 1s आर 1.6, 1.6 2s आर 3.2, 2 1s आर 2 और यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 10 की पावर ही बाकी बची है, तो 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर -19 है, आगे -19 लिख दें। ये -6 है, ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 4 10, 10 - 19 -9, 10⁻⁻9 सेकंड्स, यानी कि 1 नैनो सेकंड लगेगा। 1 नैनो सेकंड इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20,000 इलेक्ट्रॉन्स टू पास अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। विच कंडक्टर कि जिसके अक्रॉस करंट 3.2 माइक्रो एम्पियर्स है। एक और क्वेश्चन है, एक सर्किट कंपोनेंट के अक्रॉस करंट जो है वो इनिशियली 100 मिली एम्पियर्स था और अब 20 मिली एम्पियर्स हो गया है। 8 सेकंड के अंदर ये चेंज आया है। पहले करंट इतना था, अब इतना हो गया है। 100 था, अब 20 हो गया। आपने बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है इन 8 सेकंड्स में। अब अगर तो ये स्टेडी करंट का केस होता, जैसा कि हमारे सिलेबस में है, स्टेडी करंट का केस होता तो I इज इक्वल टू Q/T वाला फार्मूला लगाते हैं आप। आपको करंट पता है, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाता आंसर कि इस टाइम में इतने करंट अगर हो तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब यहाँ पर करंट की वैल्यूज 2 हैं क्योंकि करंट स्टेडी नहीं है। तो अगर अनस्टेडी करंट हो इस केस में तो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे। आप कहेंगे कि एवरेज जो करंट है IAV दैट इज इक्वल टू 100 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिया तो ये 60 मिली एम्पियर आ जाएगा। 100 + 20 120, 120 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 60 मिली एम्पियर आ जाएगा। सो अब आप यहाँ पर 60 मिली एम्पियर लिखें, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 8 है। सो 8 6 are 48, 480 मिली कॉलम, क्योंकि हमने मिली को यहाँ पर सेपरेट नहीं किया, अभी ये मिली कॉलम है। सो चार्ज that has flown during this time is 480 millicoulomb। तो इस तरह से आपने, अगर स्टेडी करंट ना हो, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग करंट हो, जैसा कि यहाँ पर है 100 से 20 तक आहिस्ता आहिस्ता करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका जो ग्राफ है वो इस किस्म का बनेगा कि इनिशियली 100 पर वैल्यू थी और बाद में 20 पर आ गई विदिन 8 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का फासला इसने 8 सेकेंड में कवर किया है। दिस विल बी द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इन दिस क्वेश्चन। सो अगर ऐसा केस हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके ये जो एरिया है इस ट्रायंगल को फाइंड कर लें, फिर उसके बाद इस रेक्टेंगल को फाइंड कर लें और टोटल इन दोनों एरियाज को आप ऐड कर दें। तो तब भी आप अगर ऐसा करेंगे आपके पास 480 मिली कॉलम्स ही आंसर आएगा। सो एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैन आल्सो गिव यू चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम व्हिच इज 8 सेकंड्स। सो वो भी आप कर सकते हैं, बट करंट एवरेजिंग वाला तरीका ज़्यादा इजी है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ग्राफिकल ग्राफ तो नहीं होगा कि आप स्केल के मुताबिक ग्राफ ड्रॉ कर सकें, बट यू कैन स्टिल कैलकुलेट द फॉर्मूला, क्योंकि आपको इसकी हाइट लेंथ वगैरह सब कुछ ऑलरेडी पता है। बट ज़्यादा इसी तरीका करंट एवरेजिंग ही है कि आप करंट को एवरेज कर लें। डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन है। एक डिस्चार्ज ट्यूब में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो इतने हैं एक सर्टेन टाइम में, और जो प्रोटॉन्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं इतने ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड जाएंगे, प्रोटॉन्स एनोड से कैथोड जाएंगे, और कितना टाइम है ईच सेकंड, हर एक सेकंड में इतने जा रहे हैं। आपने बताना है करंट थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब कितना है। अब हमें अगेन चार्ज कैरियर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय टाइम। सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डालेंगे। चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर इज इक्वल टू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ई जितना ही चार्ज होता है, और नीचे टाइम होगा। टाइम आपके पास 1 सेकंड है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज 2.8 10⁻18 and number of electrons which is 1.2 10⁻18 multiplied by charge on each charge carrier which is 1.6 10⁻⁻19। अब इन दोनों को ये ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये ऐड हो रहे हैं, दोनों की पावर 10⁻18 है, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। सो 2.8 + 1.2 इज इक्वल टू 4। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 लिख सकते हैं आप।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻⁻19 के साथ, ये आपके पास करंट आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 4 6 4 24, 4 लगा आपका यहाँ पर, 2 हासिल हो गया, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक हो गया। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 18 है वो -19 है, 18 -19 -1 आता है, 10⁻⁻1 लिख देंगे, ये आपका एम्पियर्स में आंसर आएगा। एंड साइंटिफिक नोटेशन में तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर 10⁻⁻1 को खत्म कर दें तो 0.64 एम्पियर्स आ जाएगा। ठीक हो गया, दिस इज द करंट फॉर दिस केस। हमने याद रहे ऐड किया है दोनों चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, सब्ट्रैक्ट नहीं किया ये सोच के कि ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऐड ही करना है फिर भी आपने। अब एम्पियर और मिली एम्पियर और, ये एक साइड इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, बट एम्पियर और यानी कि Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T, तो करंट का यूनिट और टाइम का यूनिट एम्पियर और, ये किसका यूनिट बनेगा, ये चार्ज का यूनिट बनेगा। सो एम्पियर और इज अ यूनिट फॉर चार्ज, कूलम इज अ यूनिट फॉर चार्ज, SI यूनिट, एम्पियर इज एन SI यूनिट फॉर करंट। इन दोनों में से बेस यूनिट कौन सा है, एम्पियर इज द बेस यूनिट, और कूलम को अगर आप बेस यूनिट्स के टर्म में लिखेंगे तो आप इसको एम्पियर सेकंड लिखेंगे। ये गलती करते हैं बच्चे कि करंट इज इक्वल टू Q बाय T है तो उनको लगता है कूलम पर सेकंड, उनको लगता है कि शायद जो है एम्पियर जो है वो डिराइव्ड यूनिट है, एम्पियर को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कूलम पर सेकंड, ये बेस यूनिट्स है। नहीं, बेस यूनिट कूलम ही है, आप उसको एम्पियर सेकंड में लिखेंगे तो फिर आपके पास आएगा वो बेस यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, बेस यूनिट एम्पियर है। सो एम्पियर सेकंड भी इसका, ऑफ कोर्स इसमें भी करंट और टाइम है, लेकिन एम्पियर और ज्यादा यूज किया जाता है। ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, बेसिकली मिली एम्पियर और यूज किया जाता है आपकी मोबाइल फोन की बैटरीज का चार्ज बताने के लिए। सो 8 एम्पियर और कितना चार्ज होता है, 1 एम्पियर और इज अ चार्ज दैट कैन मेंटेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 आवर। अगर आपकी बैटरी 1 एम्पियर आवर की है तो इसका मतलब है कि उस बैटरी को किसी सर्किट के साथ जोड़ें तो वो बैटरी उस सर्किट में 1 घंटे तक 1 एम्पियर का करंट दे सकती है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, इतना चार्ज है उसमें। ठीक है, तो बैटरी की स्टोरेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पियर आवर का यूज किया जाता है। इसका छोटा स्मॉलर यूनिट है मिली एम्प आवर, MAH जिसको कहते हैं कि मेरी फोन की बैटरी 5000 mAh है, 6000 mAh है, वो चार्ज का यूनिट है जो कि हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, इसका कभी कभार MCQ आ जाता है। एक और क्वेश्चन है करंट का ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट सिनारियो है, जरा इसको सॉल्व करें। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन है, वो सर्कल में एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहा है, और इसकी जो घूमने की फ्रीक्वेंसी है वो है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज कि 1 सेकंड में, अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस लाइन को 5 × 10⁻15 टाइम्स क्रॉस कर जाएगा, इतनी मरतबा घूम रहा है। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी आपको गिवन है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन को उसके बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है। सो इस केस में जब कोई चार्ज कैरियर एक ही जगह पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, करंट फाइंड करने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन दैट चार्ज कैरियर। सो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 5 × 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, इस चार्ज कैरियर पर कितना है, ये इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10⁻⁻19 करेंगे, 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 आया, 5 1 5 3 8, तो ये 8.0 यानी कि 8 ही आएगा आंसर, 8.0 ले देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 -19 क्या आएगा, -4 आ जाएगा, आप यहाँ पर -4 लिख सकते हैं, 8 × 10⁻⁻4 एम्पियर, दिस विल बी द करंट इन दिस केस। अब करंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम वही सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। पहली चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी हम उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते जिस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसको हम कभी कभार डायरेक्टेड अज्यूम करते हैं। हम 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन रखते हैं, फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट और फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर मेरे पास किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में इस तरह का कोई पॉइंट है जहां पर मल्टीपल वायर्स इकट्ठी हो रही हैं, तो मैं कहूँगा इस वायर में 1 एम्पियर करंट है जो इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, इसकी तरफ आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट भी इसकी तरफ आ रहा है, और टोटल मिलकर 3 एम्पियर का करंट इस दूसरी वायर से जा रहा है। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव करंट है 1 एम्पियर का, पॉजिटिव करंट है 2 एम्पियर का, और नेगेटिव करंट है 3 एम्पियर्स का। ठीक है, सो
current flowing towards the point is considered positive and current flowing away from the point is considered negative। तो इस तरह से हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कह देते हैं। बाकायदा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी उस तरह से कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन नहीं हो सकती, लाइक अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स 45 के एंगल पर। इसको रिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता, इसको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट हमने इसका बता दिया, एम्पियर। डायमेंशन भी इसकी एम्पियर ही है, क्योंकि ये एम्पियर इटसेल्फ बेस यूनिट है, इसको कूलम पर सेकंड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद बेस यूनिट है। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ करंट हम डिस्कस कर लेते हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट इज द वन दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक करंट व्हिच इज द रियल करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटालिक वायर्स। असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट ही एग्जिस्ट करता है, कन्वेंशनल करंट जैसी कोई चीज नहीं होती। कन्वेंशनली पहले लोगों को लगा करता था कि शायद पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं, बट एक्चुअल में नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो होते हैं मेटालिक वायर्स के थ्रू। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ओहम लॉ, आपके सामने सिलेबस का स्क्रीनशॉट है। आपके सिलेबस में इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि स्टेट ओहम्स लॉ, बच्चे को ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट समझनी चाहिए, और चूंकि स्टेटमेंट के साथ वो क्वांटिटेटिव लॉ है ये, तो उसका फॉर्मूला भी ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए। क्वालिटेटिव लॉ नहीं है, न्यूटन का पहला लॉ क्वालिटेटिव है, उसकी कोई इक्वेशन नहीं है। दूसरा लॉ क्वांटिटेटिव है, उसकी इक्वेशन है। तो अब आप जब कोई क्वांटिटेटिव लॉ पढ़ते हैं, साथ आप इक्वेशन भी पढ़ेंगे, इक्वेशन की रिलेशन भी पढ़ेंगे और ग्राफ्स भी पढ़ेंगे। सो ओहम्स लॉ बेसिकली कहता क्या है? ओहम्स लॉ कहता है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा, that is directly proportional to the potential difference that you have provided। आप उसके एक एंड पर और दूसरे एंड पर बैटरी के दो टर्मिनल्स जोड़ेंगे, आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने की अब रीजन मिल गई। आप वो रीजन यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट आई बढ़ जाएगा। सो ये उसके प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, कम होगा तो वो कम होगा। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, के आ जाएगा। ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये बेसिकली करंट और वोल्टेज की रेशो है, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस का नहीं है, कंडक्टेंस का है। इसको उल्टा करेंगे, 1/k लिखेंगे, तो फिर जो V/I बनेगा दैट इज रेजिस्टेंस, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो y एक्सिस और x एक्सिस पर अगर I और V ड्रॉ करेंगे तो लीनियर ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ की स्लोप हमें I/V करंट वर्सेस वोल्टेज देगी, जो कि कंडक्टेंस होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी। इस ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल यानी कि V/I हमें रेजिस्टेंस देगा। दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट इट। ठीक है, IV ग्राफ की स्लोप कंडक्टेंस देती है, रेजिस्टेंस नहीं देती। अब ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस क्या हैं? जितने भी लॉज हैं वो आइडियल केसेस में ही मोस्टली एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। सेम इज द केस विद ओहम्स लॉ। देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट फॉलो ओहम्स लॉ and those are called ohmic substances. There are other substances that do not follow Ohm's law and those are called non-ohmic substances. In reality there is no substance that is ohmic in nature. Reality में सारे के सारे substances किसी ना किसी point पर जाकर non-ohmic behavior ही show करते हैं। So ohmic substances की property क्या होगी कि इनका करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। जितना भी आगे इस ग्राफ को ले जाएं, इन्फिनिटली हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। मुसलसल हर पॉइंट पर करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, यानी कि वो फॉलो कर रहा है हर कंडीशन में इसको ओहम्स लॉ को। लेकिन ओहम्स लॉ को डिफाई अगर कोई सब्सटेंस कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होता है वो शुरू में थोड़ी हद तक तो स्ट्रेट होता है, बाद में डेविएट करना शुरू हो जाता है। यानी कि अब इस पॉइंट पर आकर अब चूंकि ये डेविएट कर गए, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, सो ये जो रिलेशन है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये रिलेशन थोड़ा सा अब एक्चुअल में कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा, थोड़ा सा इस रिलेशन से ड्रिफ्ट हो गया। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन वैसी नहीं है। सो ये नॉन ओमिक सब्सटेंसेस हैं, मेटालिक सब्सटेंसेस बेसिकली इस किस्म का ग्राफ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलामेंट इन अ बल्ब, मेटल होती है टंगस्टन की, फिलामेंट होती है वो, उसका ग्राफ इस किस्म का बनेगा। क्यों ये डेविएट कर जाता है? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज रीच्ड, एक इतना ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला करंट है जिसके ऊपर ये डेविएट कर गया, इतना हाई करंट है कि वो मेटल गर्म हो जाती है। मेटल गर्म होती है तो उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। गर्म होने का क्या मतलब है कि उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। वो एटम्स पहले स्लोली वाइब्रेट कर रहे थे, अब फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब क्रिस्टल लैटिस के एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उनके बीच से गुजरना था, इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच से गुजर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि आगे हिंड्रेंस आ गई है। सो रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ जाएगी और ग्राफ जो है
अवे फ्रॉम करंट एक्सिस और टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस डेविएट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट डेविएशन होती है सेमीकंडक्टर्स की, लाइक डायोड्स एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड एक्सेट्रा। इसका ग्राफ एक सर्टेन लेवल तक स्ट्रेट लाइन होने के बाद करंट एक्सिस की तरफ डेविएट करता है, अवे फ्रॉम वोल्टेज एक्सिस की तरफ डेविएट करता है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है फ्रॉम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब करंट और वोल्टेज इतनी हाई हो गई है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। अनलाइक मेटालिक कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस हाई वोल्टेजेस पर हाई टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाती है, इसकी कम होती है। तो ये दो टाइप के नॉन एटॉमिक सब्सटेंसेस हैं, एक मेटालिक है और एक सेमीकंडक्टर्स है। अगला जो टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस का, दैट इज रेजिस्टेंस। और आपके सिलेबस में क्या है, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। सो यू शुड बी एबल टू, पहले तो पता होगा रेजिस्टेंस क्या है, फिर रेजिस्टिविटी पर आएंगे, एंड फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है। सो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज करंट, ठीक है। ये किसी भी पर्टिकुलर वायर की प्रॉपर्टी है। आपके पास एक कॉपर की वायर है, वो थोड़ी सी मोटी है, छोटी है, दूसरी कॉपर की वायर है, वो थोड़ी सी लंबी है, पतली है, दोनों कॉपर की हैं, लेकिन चूंकि वो वायर की डायमेंशंस डिफरेंट हैं, उस वायर की लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, तो उसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस में फर्क होगा। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जैसा कि आप देख सकते हैं वायर की डायमेंशंस इस फॉर्मूले में है, वायर की लेंथ, वायर का एरिया, और साथ ये रो है। ये रो क्या है, इस रो को हम कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। बेसिकली ये रो रेजिस्टिविटी होता है, जो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होने से एक कांस्टेंट है जो चेंज होता है। डिफरेंट नेचर के कंडक्टर को यूज करेंगे, यानी कि कॉपर की जगह आयरन यूज करेंगे, तो उसका ये रो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रो वाला कांस्टेंट नेचर के लिए, अगर आपने रो कांस्टेंट रखा हो, यानी कि दोनों वायर्स कॉपर की हैं, तो फिर रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगी, रो तो उसका कांस्टेंट होगा। सो रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या, इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, यूनिट लेंथ, जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट एरिया, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आपको वॉल्यूम दे देता है। तो अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो आंसर भी 1 आएगा। सो अगर ऐसा सब्सटेंस, ऐसी वायर लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। सो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाले सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी, यानी कि इस लेंथ की जगह भी 1 लिख दो, इधर भी 1 लिख दो, तो R विल बी इक्वल टू रो, वो जो रेजिस्टेंस होगी वो रो कहलाएगी। अब ये प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर की, यानी कि कॉपर है तो उसकी और रेजिस्टिविटी होगी, और अगर आयरन है तो उसका 1 मीटर क्यूब लेंगे, उसकी और रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। इसको हम यूज करके नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन करते हैं। डिफरेंट नेचर के कंडक्टर्स की ये रो वाला कांस्टेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए इस रो को कहते हैं, ये रो क्या, किस चीज को बेसिकली डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। दिस रो इज डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि रेजिस्टिविटी के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कुछ टर्म्स हैं, दोज आर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस वाज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। उसी तरह से ये भी वायर की प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला उसके फॉर्मूले के थोड़ा सा ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस G आ गया है, रो रेजिस्टिविटी की जगह सिग्मा कंडक्टिविटी आ गया है, और लेंथ की जगह एरिया और एरिया की जगह लेंथ आ गया है, ठीक है। अब ये जो रो है ये भी नेचर ऑफ मटेरियल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दिस इज नॉट रेजिस्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, एंड दिस इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ, ठीक हो गया। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस उन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, प्लस एक और फैक्टर विच इज जियोमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी कि कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की रेडियस पर, कंडक्टर के डायमीटर पर, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उसके वॉल्यूम पर, ठीक है। इन सारी चीजों पर कैसे कैसे डिपेंड करती है, हर चीज का हम फॉर्मूला भी देखेंगे। प्लस ये वो सारे फैक्टर्स हैं 3, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जिन पर रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से चेंज होगी, प्रेशर से चेंज होगी, नेचर ऑफ मटेरियल से चेंज होगी। इसमें से हम टेम्परेचर वाले फैक्टर को ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स हमारे स्कोप से बाहर हैं, ठीक हो गया। सो रेजिस्टिविटी अगर इन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री एक
फैक्टर सिर्फ रेजिस्टेंस का है, अगर आप डायमेंशंस चेंज करते हैं तो उससे सिर्फ रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज, अब चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, तो इनकी उसी तरह से प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सारी क्वांटिटीज स्केलर हैं, किसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगता, किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, बाकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात हुई तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, कंडक्टेंस का यूनिट है 1/ओहम, यानी कि इसको हम मोह भी कहते हैं या इसको हम साइमन भी कहते हैं। रिप्रेजेंट इसको सिर्फ एस से भी कर देते हैं कभी कभार। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो है ओहम मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट होगा वो होगा 1/ओहम, 1/मीटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब 1/ओहम को मैंने मोह या साइमन कह दिया, तो आप इसको मोह पर मीटर कह सकते हैं या आप इसको साइमन पर मीटर भी कह सकते हैं इसके यूनिट को। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ दीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। डायमेंशंस की करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफन इसकी डायमेंशन का खाल ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब फॉर्मूलाज हैं, जिस जैसे हमने पीछे कहा कि ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, वो सारों के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। पहला बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A पढ़ा। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल होगी। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया डबल करेंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, अकॉर्डिंगली बेसिक सा क्वेश्चन। अब एक और ये दो फॉर्मूलाज हैं कि जहां पर दो और फॉर्मूलाज के केस में क्या है कि वॉल्यूम आ गया है। अब इन फॉर्मूलाज में रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ यू कीप द एरिया कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर इफ यू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कब रखते हैं कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो। आपने 1 मीटर की वायर को स्ट्रेच करके 2 मीटर का कर दिया, आपने उसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया, आपने उसकी लेंथ बस 1 से 2 कर दी, वो लंबी हो गई और साथ पतली हो गई, उसका एरिया आपने हाफ कर दिया पहले की निस्बत। तो आप ये वाले फॉर्मूले से उसको डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे नाउ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेचिंग में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, आप एरिया कांस्टेंट नहीं रख पाए, आप खींचेंगे वायर पतली होगी, एरिया कांस्टेंट नहीं है। सो इस केस में रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is proportional to length का square. So if a wire is stretched to 2 times, its resistance will increase by 4 times. If a wire is stretched to 3 times its original length, इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप खींचते हैं वायर को तो वायर लंबी हो जाती है और पतली हो जाती है, जहां लेंथ उसकी आपने डबल की है खींचकर, आपने एरिया भी हाफ किया है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, एरिया कांस्टेंट नहीं, तो इस वाले रिलेशन को नहीं यूज कर सकते, इसको यूज करेंगे। अगर n टाइम्स आपने स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। पहले जो रेजिस्टेंस थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर से, आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है कि इसमें वॉल्यूम है और एरिया है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक तो रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख देते हैं तो नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ये कंप्रेशन वाले केस में है, आपने वायर को कंप्रेस किया है, अगर 1/n टाइम्स उसका एरिया कर दिया, पहले उसका एरिया जितना भी था अब आपने उसको उसका 1/n टाइम्स कर दिया। पहले एरिया 1 था तो अब आपने 1/2 कर दिया है, 1 था तो 1/3 कर दिया है। अगर 1/2 किया है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, आपने 1/3 किया है, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। या कभी कभार आपको ये लेंथ की टर्म्स में भी दे दिया जाता है कि वायर की लेंथ पहले जितनी थी अब हमने उसका हाफ कर दी है, तो वो n की वैल्यू आपको बताई हुई है उन्होंने, अगर हाफ की है तो n की वैल्यू 2 है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपने वायर इतनी लंबी थी, आपने कंप्रेस करके 1/3 कर दी है, सो 3 है वो n की वैल्यू, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। आपको पता चल जाएगा कि कितनी रेजिस्टेंस उसकी कम हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से आगे एक और फॉर्मूला है कि कभी कभार आपको डायामीटर या रेडियस की टर्म्स में दे दिया जाता है कि वायर को हमने कंप्रेस किया है वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, वर्ड कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग जहां पे आ जाए वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, आप वो वाले दो फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो आपने वायर को कंप्रेस किया, उसका डायामीटर जो है वो 2 टाइम्स हो गया,
पहले इतनी पतली थी, अब 2 टाइम्स मोटी हो गई है, इतना कंप्रेस किया आपने। सो अब उसमें आपने क्या करना है, फिर आपके पास ये रिलेशन है कि आर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर रेज टू पावर 4, ये स्क्वायर नहीं है, अब रेज टू पावर 4 है, यानी कि अगर आपने डायमीटर 1/2 कर दिया है तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसी तरह से रेडियस का भी यही एग्जैक्ट रिलेशन है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू पावर 4 टाइम्स। ठीक है, अब एक और फैक्टर जो हमने पीछे पढ़ा, ज्योमेट्री तो हमने पढ़ ली, बाकी जो 3 फैक्टर्स है टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर, उनमें से जो टेम्परेचर है उसको हम डिस्कस करने लगे। हम पीछे बात कर चुके हैं कि मेटालिक वायर का या मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिस्टल लैटिस के एटम्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। सो मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। कितनी बढ़ती है इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं अल्फा, विच इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर केल्विन। कैसे, हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर अगर 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है, वहां पर उसकी रेजिस्टेंस R0 है, हमने उसको गर्म करके T डिग्रीज ऑफ सेल्सियस तक ले गए हैं, यानी कि हमने T डिग्रीज ऑफ सेल्सियस जितना टेम्परेचर चेंज किया है, यानी कि इतने ही केल्विन हमने टेम्परेचर चेंज किया है। ठीक है, अगर 10 डिग्री का फर्क है तो 10 डिग्री का ही केल्विन का भी फर्क होगा। ठीक है, चेंज रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है। सो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो RT है, तो आप क्या करेंगे, कितनी रेजिस्टेंस का चेंज आया, आप कहेंगे RT माइनस R0, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। और आप इसको अगर डिवाइड कर दें चेंज इन टेम्परेचर पर, यानी कि डेल्टा टी पर जितना भी हुआ, बेसिकली डेल्टा टी लिखें या यहाँ पर यही टेम्परेचर ही लिख दें, वो सेम होगा, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 10 का ही फर्क होगा। आप चाहे फर्क लिखें या फाइनल टेम्परेचर ही लिखें, सेम बात होगी। ठीक है, सो अगर आप यूं कर देंगे, ये क्या होगा, ये होगा ओहम पर केल्विन, कि 1 केल्विन बढ़ाने से कितनी रेजिस्टेंस चेंज होगी, ये आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। सो आप चेंज इन रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस की कितनी फ्रैक्शन इंक्रीज हुई है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर 1 थी तो अब 1.25 रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि 25% ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना इजाफा हुआ है। ठीक है ना, ये बात समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि फ्रैक्शनल चेंज जब होती है तो उसमें हम डेल्टा R ओवर डेल्टा T नहीं करेंगे, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। हम डेल्टा R ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस फिर डिवाइड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर पर, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन है। ठीक है, ये R0 ऊपर लिखने की बजाय हम नीचे भी लिख देते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं, तो स्टिल सेम फार्मूला होता है। दिस इज द फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। इसी फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, सेम जवाब आएगा। डज नॉट मैटर आप वो वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला, आपको रेजिस्टेंसेस दी गई हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर या रेजिस्टिविटीज दी गई हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, आप अकॉर्डिंगली इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफन ये फार्मूला इस तरह यूज नहीं होता, हमें क्वेश्चन यूं दिया गया होता है कि 0 पर इतनी रेजिस्टेंस थी, फिर हमने टेम्परेचर इतना कर दिया, अब फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। तो मोस्ट ऑफन हमसे रेजिस्टेंस, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो पूछी हुई होती है। सो इस फार्मूले को रीअरेंज कर दिया जाए तो बेहतर है, और आप ये वाला फार्मूला याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइनल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टिविटी। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर लिखें या फाइनल टेम्परेचर लिखें, सेम चीज़ है। ठीक है, आप ये दोनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, ये उन्हीं फार्मूला से ही डिराइव्ड हैं, डिफरेंट फार्मूला कोई नहीं है। So what is temperature coefficient of resistance or temperature coefficient of resistivity? It is fractional change in resistance or resistivity per Kelvin. अब ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। पॉजिटिव होता है फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, नेगेटिव होता है फॉर सेमी कंडक्टर्स। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और नेगेटिव होने का मतलब है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बजाय डिक्रीज इन रेजिस्टेंस होती है पर केल्विन, और ये सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनका नेगेटिव है। ठीक है, यूनिट इसका क्या है, यूनिट है इसका पर केल्विन। ओहम किधर गया, वो कैंसल आउट हो गया,
क्योंकि हमने क्या किया, डेल्टा आर ओवर आर नॉट, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज एंड देन पर केल्विन। तो इसका भी ओहम है, इसका भी ओहम है, इनका ओहम ओहम कैंसिल हो गया, इसका यूनिट सिर्फ पर केल्विन ही है, दिस इज नॉट ओहम पर केल्विन। अब आपके बुक में एक टेबल है, आपने इस पूरी की पूरी टेबल को क्रैम करना स्टार्ट नहीं कर देना। जो भी आपकी बुक में डेटा टेबल्स की फॉर्म में दिया गया है अक्रॉस ऑल बोर्ड की बुक्स, उन सारों में एक पैटर्न फॉलो किया गया है। हमेशा आपने वो पैटर्न, जब भी कोई टेबल पढ़नी है उसको रट्टा नहीं मारना, वो पैटर्न देखना है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि वो वैल्यूज हमेशा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। अब ये रेजिस्टिविटी की टेबल इतनी बड़ी सी टेबल है, इसमें आप जरा गौर करें अगर वीडियो को पॉज करके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारी की सारी रेजिस्टेंस दी हुई है, इनकी रेजिस्टिविटीज। ऊपर सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है, जिसकी लोएस्ट रेजिस्टिविटी है, उसकी दी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, और नाइक्रोम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसकी रेजिस्टिविटी है अक्रॉस दीज मेटल्स। उसके बाद आगे ये सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखें इनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटीज हैं, बाकी उनके अलावा इनके ये डिफरेंट हैं, ये वैल्यूज इनकी वेरी कर रही हैं, कहीं पर 380 है, कहीं पर 4 है, फिर आगे डिफरेंट हो रहा है। इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न इनके मुताबिक ड्रॉ की हुई है, ठीक है, द रेजिस्टिविटीज। तो आपने कभी भी कोई टेबल डेटा की पढ़नी है, इस तरह से पढ़नी है कि ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऑलवेज आइडेंटिफाई द पैटर्न, ताकि आपके जहन में, अब अगर ये टेबल नहीं भी है, आपको वैल्यूज नहीं भी आती, क्वेश्चन आपसे ये नहीं होगा कि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बताओ, ये कभी नहीं पूछेंगे कि कांस्टेंट टोन की रेजिस्टिविटी बताओ। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि टंगस्टन, कांस्टेंट टोन, गोल्ड और सिल्वर में से सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन सा है, या सबसे लोएस्ट रेजिस्टिविटी कितनी है। तो अगर आपको इस टेबल का पैटर्न याद होगा कि ये टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, यानी कि ऊपर सबसे बेहतरीन कंडक्टर था, कंडक्टिविटी हाईएस्ट थी, और नीचे लोएस्ट कंडक्टिविटी वाला था, तो आपको अब जहन में टेबल इस तरह आएगी कि ऊपर सिल्वर था, नीचे कांस्टेंट टोन, तो ऊपर वाली चीज को मैं सेलेक्ट करूं, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। आप क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, बजाय इसके कि आप सारी वैल्यू याद करने बैठ जाएं, ठीक है। तो इसको क्रैम नहीं करना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, सबसे हाईएस्ट किसकी है याद रखना है, सबसे लोएस्ट किसकी है कंडक्टिविटी वो याद रखना है, रेजिस्टिविटी फिर इसकी कम और उसकी ज्यादा होगी, और देखना है कि बीच में कोई एक्सेप्शंस तो नहीं है। कभी कभार एक्सेप्शंस होती हैं, हम देखेंगे वेव्स वाले चैप्टर में, वहां पर एक टेबल है जिसमें एक्सेप्शन है, वो एक पूरा पैटर्न है लेकिन बीच में ऊपर नीचे हो जाता है वो पैटर्न। तो आपने हमेशा पहली मर्तबा जब टेबल पढ़नी है, पैटर्न आइडेंटिफाई करें, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू देखें, और कोई एक्सेप्शन देखी है तो उसको नोट कर लें। रिवीजन के वक्त आपने फिर कुछ भी नहीं करना, आपने वही चीजें आगे बढ़ जाना है, टेबल को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखना है पॉजिटिव वैल्यूज, सारे मेटल्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी नेगेटिव वैल्यूज हैं। दिस इज ऑलमोस्ट इट फॉर योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम्स इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%। आपने बताना है कि अब उसकी रेजिस्टेंस क्या है। अब तक तो आसान था कि आपको कहा जाता था कि रेजिस्टेंस क्या है, अगर वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दें तो आप कहते थे 4 टाइम्स, वायर को 3 टाइम्स स्ट्रेच करते तो आप कहते अब 9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो तो आपको आता है। अब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब अगर किसी वायर को 20% जितना स्ट्रेच किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले उसकी लेंथ अगर L थी, तो अब उसकी जो फाइनल लेंथ है L डैश, दैट इज L प्लस 20% ऑफ L, ठीक है। L जितना भी था उसका 20% जितनी लेंथ उसमें ऐड कर दी है, ये फाइनल लेंथ है। जब हम कहते हैं इंक्रीजेस बाय 20%, इसका ये मतलब होता है। अगर पहले ओरिजिनल लेंथ 1L है, तो अब उसमें आपने 20% ऑफ L ऐड कर दिया, यानी कि 20/100 ऑफ L कर दिया है, तो ये कितना बनता है, ये 0.2L बनता है, यानी कि आपने 1L में 0.2L ऐड कर दिया है, तो फाइनल लेंथ बेसिकली अब 1.2L है। इनिशियल लेंथ वाज L एंड फाइनल लेंथ इज 1.2L। अब चूंकि इसको हमने स्ट्रेच किया है, तो जितने परसेंटेज से लेंथ बढ़ी है उतने ही परसेंटेज से उसका एरिया कम होगा। अगर इनिशियल एरिया A था, तो फाइनल एरिया जो होगा A डैश, वो A डिवाइडेड बाय 1.2 होगा, ठीक है। अब आपने लेंथ फाइनल और एरिया जो फाइनल है वो फाइंड कर लिया। अब आपके आगे काम आसान है, आपके पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो फाइनल लेंथ फाइनल एरिया। रेजिस्टेंस फाइनल विल बी इक्वल टू रो L की जगह आप क्या लिखें, L डैश की जगह क्या लिखेंगे 1.2L, और एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय 1.2, राइट। आगे करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम,
हम कहेंगे फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इसका अपना, और ये 1.2 भी ऊपर चला जाएगा, 1.2 ऊपर आ जाएगा। सो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय 1.44। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या थी? इनिशियल रेजिस्टेंस थी रो एल ओवर ए, फाइनल रेजिस्टेंस थी रो एल डैश ओवर ए डैश। उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आया। ये जो वैल्यू है रो एल ओवर ए, ये इनिशियल रेजिस्टेंस की है। सो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1.44। इनिशियल रेजिस्टेंस का 1.44 टाइम्स फाइनल रेजिस्टेंस है। सो फाइनल रेजिस्टेंस क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस है उसकी 14.4 ओम। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस उसकी कितनी थी? 20%। अब उसकी फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी? इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम थी, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी? आप 10 को 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4 ओम आपके पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपने रेडी रहना है, परसेंटेज वाले। एक और क्वेश्चन है, एक वायर थी हमारे पास, हमने उसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, एंड देन इट इज रिकास्ट, दोबारा से उसको शेप दे दी इनटू अ वायर ऑफ हाफ द ओरिजिनल लेंथ। यानी कि पहले उसकी जितनी लेंथ थी, अब उसकी बदले में उसको दोबारा जब हमने वायर बनाया है, अब उसकी हाफ लेंथ है। देखें, उसको मेल्ट किया है और जितना मटेरियल बना होगा उसी मटेरियल से आधी लेंथ की वायर बनाई है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। सो अब ये जो आधी लेंथ वाली वायर हमने दोबारा पिघला के दोबारा बनाई है, ये मोटी होगी ना पहले वाले की निस्बत, क्योंकि उतना ही मटेरियल अब आधी लेंथ में पूरा करना है तो मोटी हो जाएगी। सो ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है। सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है एल के स्क्वायर के। ठीक है ना, लेंथ अगर यहाँ पर हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। सो फार्मूला हमारे पास रेशो अगर बनाएंगे तो R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ का स्क्वायर। सो L1 ओवर L2 का स्क्वायर, पहले लेंथ L1 थी, अब लेंथ L1/2 है, हाफ है, इसका स्क्वायर, यानी कि L1 से L1 कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचेगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2:1 का स्क्वायर, यानी कि 4:1। ये आपके पास रेशो है फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस की। पहले जो रेजिस्टेंस थी वो 4 थी और अब आपने उसको आधी लेंथ जितना कर दिया है तो रेजिस्टेंस अब 1 है, 1/4 हो गई, तो रेशो 4:1 का बनेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गौर से पढ़ें, उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू ओल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि उन्होंने R1 ओवर R2 नहीं पूछा, उन्होंने R2 ओवर R1 पूछा है। तो फिर आप इस रेशो को उल्टा कर दें, आप 1/4 कर दें। सो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो रेशो भी देख लेनी है किस ऑर्डर में पूछी हुई है, बाद औक़ात प्रोसीजर ठीक होता है, आखिर में गलत हो जाता है काम, तो इसका कभी ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस उसकी 8 ओम है, हमने उसको पहले कंप्रेस किया टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब आप कंप्रेस करके लेंथ हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस कम हो जाती है बाय 1/4। तो इसकी पहले रेजिस्टेंस अगर 8 थी तो अब 1/4 हो जाएगी, यानी कि 8 को 4 पर डिवाइड कर दें, यानी कि 2 ओम हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अब ये आपने कंप्रेस करके मोटी वायर बना दी है, छोटी और मोटी। इस थिकंड वायर को, इस मोटी वायर को अब आपने कट कर दिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, अब इसको 2 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा 1 ओम का और दूसरा हिस्सा 1 ओम का। अब इन दोनों हाफ्स को पैरेलल में जोड़ दिया है आपस में। अब आप बताएं रेजिस्टेंस क्या है? अब 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंसेस को अगर आप पैरेलल में जोड़ें तो आपके पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n का 1/2 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/1.2 का, यानी कि 0.5 ओम्स का होगा। तो फाइनल कॉम्बिनेशन जो बना है, ये सारा खिचड़ी पका के अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है। तो आप ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इस टॉपिक में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? एक्सप्लेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्सेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एक्सटर्नल सर्किट्स। कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या होता है एक्सटर्नल सर्किट में, ये चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस से पहले हमें ये देखना होगा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो आइडियल केस में क्या होता है। तो आइडियल केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द ओनली फोर्स जो कि बैटरी के पास होती है, उसके अलावा बैटरी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले होती है, इसको डिफाइन कर लें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द बैटरी गिव्स to a unit charge when it passes through it। ठीक है, तो electromotive force EMF will be basically
द डेल्टा डब्ल्यू, जितनी एनर्जी एक यूनिट चार्ज को मिलेगी, सो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू आप करेंगे, ठीक है। तो जाउल पर कूलम में इसका जवाब आएगा, यानी कि बेसिकली वोल्ट ही होगा। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली बैटरी की वो पावर है कि कितनी उसमें ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकती है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने की ज्यादा ताकत है तो इसका मतलब है वो यूनिट चार्ज को ज्यादा एनर्जी देकर भेजती है, ठीक है। ये बेसिकली वोल्टेज को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको अगर हम फिगरेटिवली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आपके सामने एक आइडियल सर्किट है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है। सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो कि लोअर पोटेंशियल एंड है, जहां जब वहां पर आएगा चार्ज तो उसके एक कॉलम के पास 0 जूल एनर्जी होगी, यानी कि बिल्कुल 0 एनर्जी वाला आ रहा है चार्ज सपोज आइडियली। तो बैटरी क्या करेगी, अब वो बैटरी में से गुजरेगा चार्ज, बैटरी उसको एनर्जी देगी। बैटरी ने हर एक कॉलम के चार्ज को 10 जूल एनर्जी देकर अपने पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल देना है। सो बैटरी 10 जूल पर कॉलम की एनर्जी से प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 10 जूल पर कॉलम इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला हर कॉलम चार्ज 10 जूल की एनर्जी लेकर निकलेगा, सर्किट से फ्लो करेगा। इस रेजिस्टर के लेफ्ट एंड पर जब एंटर होगा तो उसके हर कॉलम के पास 10 जूल एनर्जी होगी। रेजिस्टर में वो अपनी ये एनर्जी डिसिपेट कर देगा और उस टर्मिनल से जब निकलेगा दूसरे एंड से तो उसके पास 0 जूल पर कॉलम की एनर्जी होगी, ठीक है ना। सो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप हम कहेंगे 10 जूल्स पर कूलम का या 10 वोल्ट का है। इसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं कि हर कूलम का चार्ज जब किसी रेजिस्टर से गुजरता है तो कितना वहां पर उसका पोटेंशियल गिरता है, कितनी एनर्जी पर कूलम डिसिपेट होती है। सो जितनी एनर्जी पर कूलम बैटरी ने दी, यानी कि बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितनी थी उतनी ही एनर्जी इस रेजिस्टर ने डिसिपेट की, यानी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस था। ये एक आइडियल सर्किट है, बैटरी की सारी एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टर में, एक्सटर्नल सर्किट में हमने ले ली, लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उससे पहले कि हम देखेंगे रियल केस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किया है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगता इसके साथ, यूनिट इसका वोल्ट है, सारी वो चीजें जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट वाली हैं वो सारी की सारी इसके साथ लगती हैं। तो इसको अगर आप जाउल पर कूलम में लिखेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जाउल की जगह न्यूटन मीटर लिखेंगे और कूलम की जगह एम्पियर सेकंड लिखेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूटन की जगह किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखेंगे, आगे एक और मीटर आ जाएगा, नीचे स्टिल एम्पियर सेकंड होगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, एक एम्पियर का -1 ऊपर आ गया, ये सेकंड ऊपर आके इसमें -2 -1 -3 हो जाएगा, तो सेकंड की रेज़ टू पावर -3। अब ये सारे के सारे बेस यूनिट में आ गए। मास एक दफा, लेंथ का स्क्वायर, करंट -1, टाइम -3, ये इसकी डायमेंशंस हो गई, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है, बेसिकली बैटरी के अंदर भी जब चार्ज गुजरता है तो बैटरी भी उसको अपोज करती है, उसके फ्लो को। हर सर्किट कंपोनेंट में एबिलिटी होती है कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकती है। सो बैटरी इटसेल्फ आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द करंट, ड्यू टू विच कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैटरी के अंदर भी ड्रॉप हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि चार्ज जब इस रेजिस्टर में से गुजरा है तो पर कूलम 10 जूल्स एनर्जी उसने यूज की है, रिलीज की है, डिसिपेट की है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कुछ ना कुछ इस रेजिस्टर से गुजरते वक्त। अगर यहाँ पर एक और रेजिस्टर होता तो हम कहते हैं यहाँ से गुजरते वक्त कुछ ड्रॉप हुआ, कुछ इधर ड्रॉप हुआ, टोटल मिलाकर 10 वोल्ट होता। तो हर सर्किट कंपोनेंट्स के अक्रॉस जब चार्ज गुजरता है उसकी कुछ एनर्जी वहां पर निकल जाती है, जितनी एनर्जी पर कॉलम निकली है वो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ पर तो हमने अज्यूम किया कि चार्ज जब इससे गुजरा है बैटरी से, उसने सिर्फ एनर्जी गेन ही की है। सो पोटेंशियल ड्रॉप की बजाय पोटेंशियल रेज है, जिसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा कि 10 जूल्स पर कूलम एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम ये पोटेंशियल रेज कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाती है। सो बैटरी के पास ये पावर है कि वो 10 जूल्स पर कूलम एनर्जी दे सकती है, इतनी ताकत है उसके पास। लेकिन जब वो चार्ज को 10 जूल्स पर कूलम एनर्जी देगी तो चार्ज बैटरी से गुजरते वक्त कुछ ना कुछ इस 10 जूल्स पर कूलम का कुछ ना कुछ हिस्सा उधर ही रिलीज कर देगा। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि बैटरी एट द सेम टाइम पावर हाउस की तरह भी काम कर रही है, एट द सेम टाइम लोड रेजिस्टर की तरह भी काम कर रही है। बैटरी इटसेल्फ एक रेजिस्टर के तौर पे काम कर रही है इस सर्किट में, ठीक है। तो वो बैटरी की जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी ऑफ कोर्स सर्किट कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर डायोड्स हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से बैटरी की
अपनी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, वो चार्ज बैटरी से गुजरते वक्त एनर्जी ले तो रहा है कुछ ना कुछ, फिर उधर ही ड्रॉप कर जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने खजाने का बिल्कुल एक जो समझे सोने के सिक्के की थैली किसी की तरफ उछाली, उसने वो सिक्के की थैली पकड़ी और कुछ सिक्के उधर ही गिरा दिए, ठीक है, तो वो कुछ ले गया, कुछ ना कुछ उधर ही उसने ड्रॉप कर दिए। मैंने उसको पूरी थैली ही दी थी लेकिन वो पूरी थैली लेकर आगे बढ़ नहीं पाया, कुछ उधर ही गिर गए, ठीक है। इट्स लाइक दिस, थोड़ी सी एनालोगस एग्जांपल है, इसकी एनालॉजी है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फिर टर्म यहीं से आती है। जब तक आइडियल केस था तो जो बैटरी की ईएमएफ थी वही इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बैटरी ने 10 जूल पर कूलम दिया, 10 जूल पर कूलम इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है तब ऐसा नहीं होता, तब ऐसा होता है कि बैटरी ने 0 जूल पर कूलम से 10 जूल पर कूलम तक एनर्जी दे दी, यानी कि बैटरी ने सिक्के की थैली उछाल दी अपनी कि मैं इतनी पावर दे सकती हूँ, इतनी जूल पर कूलम एनर्जी दे सकती हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतनी है, कुछ हिस्सा उसका उधर ही इंटरनल रेजिस्टेंस में रिड्यूस हो गया, यानी कि 1 जूल पर कूलम उस चार्ज ने बैटरी से गुजरते वक्त डिसिपेट कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 जूल पर कूलम इज बेसिकली 1 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट बैटरी ने दिया, उसमें से 1 वोल्ट बैटरी के अंदर ही यूज हो गया, ठीक है, कुछ सिक्के उधर ही गुजर गए। सो अब चार्ज जब निकलेगा एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, उसके पास 10 वोल्ट की बजाय 9 वोल्ट होगा, हर कूलम के पास 9 जूल एनर्जी होगी और वो 9 जूल पर कूलम इधर आके डिसिपेट करेगा। सो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 9 वोल्ट होगा, जो कि बैटरी की ईएमएफ से कम है, ठीक है। सो अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं, उसका एक पोर्शन यहाँ पर लगाऊं, एक पोर्शन एक टर्मिनल यहाँ पर लगाऊं, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर, इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर जोड़ें, चाहे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ें, चाहे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ें, सेम बात है, ठीक है ना। आप वही 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, सेम बात है, इधर लगाना इधर लगाना इधर लगाना, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वो यहां से चार्ज उठाता है, इसके पास जितनी जूल पर कूलम है वो देखता है, फिर यहां से चार्ज उठाता है, इसके पास जितनी जूल पर कूलम है वो देखता है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको रीडिंग देता है। सो वोल्ट मीटर आपको यहाँ पर उसने 0 जूल पर कूलम वाला चार्ज देखा, यहाँ पर 9 जूल पर कूलम वाला चार्ज देखा, उसने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 9 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग आपको 9 वोल्ट की मिलेगी। सो इस वोल्ट मीटर ने बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया 9 वोल्ट। आपने बैटरी का डब्बा देखा, बैटरी के डब्बे के ऊपर 9 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट था। सो बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, लेकिन जब बैटरी एक्टिवली करंट सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल रजिस्टर को, उस वक्त अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स लगाकर देखते हैं तो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 9 वोल्ट शो होता है, व्हिच इज लेसर देन द ईएमएफ इटसेल्फ। Why is it lesser than the EMF itself? Because of this internal resistance, क्योंकि बैटरी की EMF का कुछ पोर्शन इस इंटरनल रेजिस्टेंस में ही ड्रॉप हो गया है, बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो गया है, इसलिए बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होती है। So some of the energy, some of the voltage is dropped or dissipated in the internal resistance, और बाकी जो पोर्शन है, ये 9 वोल्ट बाकी बचा, वही जाएगा बाहर, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक हो गया। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ओम्स लॉ के मुताबिक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस का करंट पता हो, इसकी रेजिस्टेंस पता हो, तो आप वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। अब कुछ वोल्टेज जो यहाँ पर ड्रॉप हुई है वो कितनी है, 9 वोल्ट, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बाकी 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ, यानी कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप है ना। वो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट पता होना चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो बैटरी की ईएमएफ बेसिकली टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, यानी जितना वोल्टेज ड्रॉप इधर हुआ, जितना इधर हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बैटरी की ईएमएफ आ जाएगी। तो आप रेजिस्टर एक्सटर्नल वाले उसकी रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, फिर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का सम टोटल आ जाएगा, यानी कि बैटरी की ईएमएफ बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप इधर वाला। सो VD की जगह आप IR लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह आप I स्मॉल r लिख सकते हैं, ये आपको EMF मिल जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला। इसको रीअरेंज करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज I स्मॉल r। ये एक बेसिक सा इक्वेशन है, ये हर जगह पे आपने यूज करनी है इधर उधर करके।
अब इसके कुछ केसेस हैं वो भी देख लेते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो, कभी कभार बराबर भी हो जाती है, कभी कभार ज्यादा भी हो जाती है। आपके सामने 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि जब बैटरी एक्टिवली करंट ड्राइव कर रही है किसी न किसी एक्सटर्नल सर्किट में, जो हम अब तक देखते आए हैं, तो इस केस में क्या होगा कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर आपको देगा वो ईएमएफ से कम होगी। सो आप कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन द ईएमएफ। कितनी कम है? बाय एन अमाउंट आई आर, यानी कि ईएमएफ से ये आई आर माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। अगर आप ये स्विच ओपन कर दें, अब ये सर्किट खुला हुआ है, यानी कि बैटरी एक्टिवली इस सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं कर रही, करंट ड्राइव नहीं कर रही, यानी कि बैटरी खाली रखी हुई है और आप पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर ले जाकर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जोड़ दें तो कोई भी करंट एक्टिवली वो कहीं दे नहीं रही, तो उस वक्त आपको जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो 10 वोल्ट की रीडिंग देगा। बिकॉज करंट फ्लो करेगा तो तब ही बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होगी। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी यूज हो जाती थी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता था इस केस में, अब वो नहीं हो रहा, करंट चार्जेस फ्लो ही नहीं कर रहे। सो अब अगर आइडल बैटरी रखी हुई है, फारिग बैटरी रखी हुई है और आप उसके टर्मिनल्स के ऊपर जाकर वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर आपको जो रीडिंग देगा वो उसकी ईएमएफ ही बताएगा। सो इस केस में आप टर्मिनल्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे तो वो ईएमएफ के ही बराबर होगा। 10 वोल्ट की बैटरी है तो उस वोल्ट मीटर पर रीडिंग भी 10 वोल्ट की आएगी, ना ज्यादा ना कम। दूसरा केस ये है कि आप बैटरी को किसी और एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट है, अब बैटरी के अंदर करंट इधर से आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से वापस निकल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। सो बैटरी के अंदर से करंट जो फ्लो हो रहा है वो बैटरी को एनर्जी दे रहा है, बैटरी लोड के तौर पे काम कर रही है। सो बैटरी पहले हर एक कूलम को 10 जूल की एनर्जी देकर भेजती थी, अब हर एक कूलम से 10 जूल एनर्जी लेकर भेजेगी। ठीक है, सो बैटरी ने 10 वोल्ट यानी कि 10 जूल पर कॉलम का पोटेंशियल अपने अंदर ड्रॉप करवा लिया चार्ज होने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में भी तो डिसिपेट होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द बैटरी की वजह से वो एक्चुअल में बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा, वो वेस्ट हो रहा है। तो वो एडिशनल 1 वोल्ट है 1 जूल पर कॉलम, जैसा कि हमारी पिछली एग्जांपल्स में था। सो टोटल अब 11 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बैटरी के अक्रॉस जब आप उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो अगर बैटरी चार्ज हो रही है और आप उसके टर्मिनल्स के ऊपर जाकर वोल्ट मीटर लगाएं, आपको वो 11 वोल्ट की रीडिंग देगी। ठीक है, which is greater than EMF. So इस केस में terminal potential difference will be greater than EMF। कितनी greater? By the same amount IR, जैसा कि वहां पर थी, वहां पर lesser than the EMF by the same amount IR थी, यहाँ पर greater than the EMF by the same amount IR। यही चीजें आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जब डिस्चार्ज हो रही हो तो it is lesser than EMF by amount ER, आइडल है तो बराबर होगी, चार्जिंग होगी तो it is greater than EMF by an amount IR। अब वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इजी सा क्वेश्चन है, आपके सामने सर्किट डायग्राम दी गई है और आपको कहा गया है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट है। अब ये कौन सा केस है? ये पहला वाला केस है जिसमें बैटरी करंट ड्राइव कर रही है एक्टिवली। सो इस वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। बैटरी 8 वोल्ट की है, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर 10 ओम का है। सो आपके पास फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR। आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, EMF पता है, करंट आपको नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो इन दोनों में से एक पता होना चाहिए। करंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी। सो करंट फाइंड करने के 2 तरीके हैं। आप या तो EMF को डिवाइड कर दें इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टर के सम के ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर, या अगर आपको EMF को डिवाइड नहीं करना या आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं जैसा कि इस केस में, तो आप फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लोड रेजिस्टर पर डिवाइड कर दें तो आपके पास स्टिल वही आंसर आएगा, करंट का ही आंसर आएगा। ठीक है, सो राइट नाउ हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, ये दोनों तो हैं, तो हम इस फॉर्मूले से करंट फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास ये दोनों हैं तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से करंट फाइंड करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, रेजिस्टर एक्सटर्नल वाला 10 ओम का है, तो 0.5 एम्पियर्स का करंट है। अब इसको यहाँ पर पुट करें, 8 वोल्ट की EMF, 5 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, 0.5 एम्पियर का करंट टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको रीअरेंज करने से आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि 6 ओहम्स। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। एक और क्वेश्चन है, जरा इसको करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट दिस इज द मैक्स दैट दे कैन गो। इससे मैक्स आपको मजीद मुश्किल नहीं आ सकता।
क्वेश्चन क्या है, इसमें अब दो बैटरीज लगी हुई हैं, आप गौर से देखें, आपको हर बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का कहा गया है। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊं तो क्या रीडिंग आएगी, और मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊं तो क्या रीडिंग आएगी, ये पूछा जा रहा है। एक बैटरी 24 वोल्ट की है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.9 ओम्स, ये 8 ओम का लोड रेजिस्टर है। दूसरी बैटरी 6 वोल्ट की है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम्स। अब आप गौर से देखेंगे दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी दो बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ये बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहेगी, ये बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहेगी। दोनों का झगड़ा होगा, जीतेगा वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज वाली बैटरी है वो जीत जाएगी। सो करंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही फ्लो करेगा। लेकिन ऐसा है कि 24 वोल्ट का नेट ईएमएफ इस एक्सटर्नल लोड को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 24 माइनस 6। सो नेट ईएमएफ बेसिकली कितनी होगी, ई नेट इज इक्वल टू 24 माइनस 6 विच इज 18 वोल्ट्स। सो 18 वोल्ट की ईएमएफ टोटल इस पूरे के पूरे सर्किट में है। अब इस 18 वोल्ट में से भी कुछ पोटेंशियल इस इंटरनल रेजिस्टर में ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल इस इंटरनल रेजिस्टर में ड्रॉप होगा, बाकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको मिलेगी, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि क्या इस केस में सिनारियो होगा। अब ड्राइविंग वाली जो बैटरी है वो ये है, तो इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टर में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ इधर ड्रॉप होगा और बाकी इधर ड्रॉप होगा, और इस बैटरी में भी ड्रॉप होगा क्योंकि ये बैटरी ड्राइविंग वाली है, ये इसको चार्ज करेगी, ठीक है ना। सो इस बैटरी के लिए ये सारे के सारे लोड रेजिस्टर ही हैं, ठीक है ना। इस बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बैटरी है, ये उसको भी चार्ज ही कर रही है। सो अब हमने दोनों की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। एक बैटरी डिस्चार्जिंग बैटरी है, एक बैटरी चार्जिंग बैटरी है। दोनों के केस में फॉर्मूला डिफरेंट होगा। एक बैटरी के केस में जो कि डिस्चार्जिंग बैटरी है, ईएमएफ विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आईआर। जो कि चार्जिंग बैटरी है उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आईआर करेंगे, तो तब आपके पास उसकी ईएमएफ आएगी। तो ये दो केसेस हैं। अब इन दोनों केसेस में हमें फाइंड करनी है इसकी भी वीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी भी वीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे पता लगेगी, ईएमएफ पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है दोनों की, लेकिन करंट नहीं पता, तो करंट फाइंड करेंगे पहले। सो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ, जो नेट वाली ईएमएफ है जो हमने फाइंड की है वो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर जो कि लोड रेजिस्टर है, प्लस ये वाली R1 कह देता हूं इसको, और प्लस दूसरी वाली R2, ठीक है ना। सो दूसरी बैटरी की भी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट की है। बैटरी का वो उसके अलावा कुछ नहीं बचता, बैटरी की जो रेजिस्टेंस थी वो 0.1 ओम है, वो बैटरी की रेजिस्टेंस है बेसिकली, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। सो ईएमएफ है 18 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0.9 प्लस 0.1, 0.1 हो गया टोटल 1, 8 प्लस 1 9। सो 2 एम्पियर का आपके पास करंट है। अब आपके पास, आप यहाँ पर आ जाएं, एक बैटरी है ये वाली जो डिस्चार्जिंग बैटरी है, 24 वोल्ट की ईएमएफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमने फाइंड करना है, और प्लस करंट है 2 और R लिख दिया आपने, ठीक है। सो 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 0.9 ओम्स विल गिव यू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 24 में से अगर आप ये 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 1.8 आता है, ये 1.8 आप माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आएगी 22.2 वोल्ट्स, ठीक है। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उसकी ईएमएफ से कम है। क्यों कम है, क्योंकि वो डिस्चार्जिंग बैटरी है। दूसरी चार्जिंग बैटरी है, इसकी ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 6 वोल्ट्स की ईएमएफ है, माई इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करंट है 2 एम्पियर का और इनटू 0.1। सो VD माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 0.2 आता है इज इक्वल टू 6। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 प्लस 0.2, तो 6.2 वोल्ट्स आ जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्जिंग बैटरी की। उसकी ईएमएफ 6 वोल्ट्स है लेकिन उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि वो चार्जिंग बैटरी है। So this is the most complex type of question that can be asked. Last topic है हमारा which is maximum power theorem, और आपके learning objectives में है describe the conditions for maximum power transfer। हम थोड़ा सा conceptual point of view पे discuss कर लेते हैं, फिर वो condition देख लेंगे, फिर देखेंगे maximum power transfer कितना होता है। छोटा सा topic है, इसमें से 2-4 टाइप के ही questions आपको बन के आ सकते हैं। So maximum power theorem basically करता क्या है, हमने इससे पहले देखा कि बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो जाता है, तो बैटरी की कुछ ना कुछ पावर भी इधर ड्रॉप होती होगी और हमें कम ही मिलती है। तो हम चाहते हैं कि बैटरी की पावर का मैक्सिमम हिस्सा इधर ड्रॉप हो। हमारे काम की ये चीज़ है, हमने बल्ब, पंखा, हीटर,
फ्रिज यहाँ पे लगाया हुआ है ना, लोड रजिस्टर है वो। सो हम चाहते हैं लोड में मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले, हमारा एसी अच्छा चले, हमारा बल्ब पे ज़्यादा पावर मिले। बैटरी खुद ही पावर ना यूज़ करता है ना, बैटरी तो बैटरी है, हम अगर सारी पावर बैटरी को दे देंगे हमें क्या मिलेगा। सो मैक्सिमम पावर थ्योरम ये है बेसिकली, एक तरीका है जिसके थ्रू आप बैटरी की मैक्सिमम पावर इधर डिसिपेट करवाएंगे अपने काम के लिए, रादर देन कि वो बैटरी के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस में ही डिसिपेट हो जाए। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी ये डिपेंड करता है कि इस लोड रेजिस्टर को करंट कितना मिल रहा है और इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ये दोनों अगर मैक्सिमम होंगे तो इस लोड रेजिस्टर की पावर भी मैक्सिमम होगी। सो हम इसको भी मैक्स करने की कोशिश करते हैं, इसको भी मैक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर तो आप वोल्टेज ड्रॉप मैक्स करने की कोशिश करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इज गिवन बाय आई आर, ठीक है ना, तो आप रेजिस्टेंस अगर बढ़ा जाए तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाया जा सकता है, यानी बैटरी का ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इधर ड्रॉप होगा। सो एक तरीका यह है कि आप लोड रेजिस्टेंस बड़ी रेजिस्टेंस वाली लगा दें, हाई रेजिस्टेंस वाला लोड यूज करें, उससे आपको हायर वोल्टेज ड्रॉप तो मिल जाएगा लेकिन आपका करंट कम हो जाएगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है ना, तो करंट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ना, आपने रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा। सो आपने ये चीज तो बढ़ाने की कोशिश की, दूसरा जो फैक्टर है वो गंवा दिया। तो चलो आप दूसरा काम ये करो, आप लोड रेजिस्टेंस को कम कर दो, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है, इससे आपको ज्यादा करंट मिल जाएगा लेकिन आपको वोल्टेज ड्रॉप आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। सो आप इसको बढ़ाने के चक्कर में आप उससे हाथ गंवा बैठे। सो आपको कोई ना कोई एक ऐसा बैलेंस चाहिए, यानी रेजिस्टेंस ना ज्यादा बहुत ज्यादा हो कि करंट ही कम हो जाए, ना रेजिस्टेंस इतनी कम हो कि वोल्टेज ड्रॉप ही ना मिले। हमें बीच में कहीं पर रखना है जहां पर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ करंट मिले, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप मिले, ताकि हमारी पावर आउटपुट विच इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप, वो पावर आउटपुट मैक्सिमम हो, सबसे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हम इस लोड में करवा पाएं। अब ये कितनी होगी, वो कौन सी ऑप्टिमम वैल्यू है बीच में कि जिस पर जाकर मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्टिमम करंट और ऑप्टिमम वोल्टेज होगी ताकि मैक्सिमम ट्रांसफर हो, ये हमें मैक्सिमम पावर थ्योरम बताता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये बताता है कि आप एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रख दो तो आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। ये वो ऑप्टिमम बैलेंस है, ठीक है ना, बढ़ाते बढ़ाते एक्सटर्नल लोड को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो, अगर ज्यादा है तो कम करके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। इस पॉइंट पर आपको ऑप्टिमम करंट और ऑप्टिमम वोल्टेज मिलेगी, विच इज बेस्ट फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। सो मैक्सिमम पावर थ्योरम सेज दैट द लोड रेजिस्टेंस dissipates maximum power of the battery if it is equal to the internal resistance, ठीक है। और अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दें, एक्सटर्नल लोड को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रख दें, तो इतनी पावर आपको मिल जाती है, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4r, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये वो मैक्सिमम पॉसिबल पावर है जो आइडियल कंडीशंस में आप इस कंडीशन को फॉलो करके ले सकते हैं बैटरी से, ठीक है। लेकिन ये भी बैटरी की सारी पावर नहीं है। अगर बैटरी 100 वाट का पावर आउटपुट दे रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आर को स्मॉल आर के बराबर रखें तो आपको 100 वाट पूरा का पूरा मिलेगा, नहीं है पॉसिबल। आपको कितना मिलेगा, 50 वाट मिलेगा। यानी कि आइडियली भी पावर ट्रांसफर इन अ डीसी सर्किट की एफिशिएंसी 50% है आइडियली, कि आपकी वायर्स जो है, ये वायर आइडियल है, वायर में कोई अभी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, लेकिन वायर में भी तो होगा, उनकी भी तो रेजिस्टेंस है। सो अगर वायर में कोई एनर्जी लॉस ना हो और आप मैक्सिमम पावर वाली कंडीशन को फॉलो करें, आपको स्टिल बैटरी का 50% ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि बैटरी की जो पावर है दैट इज गिवन बाय ई स्क्वायर ओवर 2r। ये कहां से आया है? पावर बराबर होती है v स्क्वायर ओवर r ना। सो बैटरी की वोल्टेज की जगह हम बैटरी का ईएमएफ लिख देते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम, जो बैटरी जिसके अगेंस्ट ड्राइव कर रही है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो हमने पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट वाली कंडीशन फॉलो की हुई है। सो ये r स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R में लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू स्मॉल r ना। सो ई स्क्वायर ओवर 2r, ये यहाँ से आया, ये है मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द बैटरी। लेकिन अच्छी खासी डेरिवेशन के बाद जब हम ये देखते हैं कि अगर r स्मॉल r के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द लोड कितना होगा, तो वो ई स्क्वायर बाय 4r होता है। ये इसका हाफ है, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सो इवन अंडर आइडियल कंडीशंस, इवन इफ यू परफेक्टली फॉलो द मैक्सिमम पावर थ्योरम, स्टिल द पावर ट्रांसफर इन अ डीसी सर्किट इज 50% एफिशिएंट, ठीक है। आप 100% बैटरी की पावर नहीं ले सकते, स्टिल 50% लेंगे। तो अब रियल कंडीशन में तो इससे भी कम होगा, क्योंकि बैटरी के वायर्स जो हैं स्विच में थोड़ी सी एनर्जी लूज हो जाएगी, वायर्स एनर्जी डिसिपेट करेंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। सो पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी अंडर मैक्सिमम पावर, पावर डिसिपेटेड बाय द लोड
under maximum power transfer conditions is still 50% of the power supplied by the battery. तो ये भी आपका एक पॉइंट होता है। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, कितना होगा, ये पूछा जाता है, और 50% होगा, ये इस चीज पर क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम पावर थ्योरम। सो वी कंक्लूड आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन मैं बताता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें हमने इस पूरे लेक्चर में वन शॉट में डिस्कवर की हैं, डिस्कस की हैं, हमने उनके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ रट्टे वाले पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए। दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर यू कि आप लास्ट मिनट पर ये चीज़ें मस्ट रिवाइज करें। Anything that is not within this lecture is extra, you're wasting your time. Anything within this lecture is sufficient for last minute revision. ठीक है, तो last minute revision पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। Do not go broad, go deep instead. ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये बात हमेशा बताता हूँ। सो इस पूरे के पूरे लेक्चर की स्लाइड्स भी आपके पास आपको मिल जाएंगी, आपने इसको अपना ब्लूप्रिंट समझना है। दिस इज ऑल फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा हाफिज़।